कि इस चीज़ को भी बहुत ही बारीकी से यहाँ पर आपने कहा कि प्रधानमंत्री जो भी करते हैं काफ़ी तैयारी के साथ, प्लानिंग के साथ, तो प्रस्तावों को लेकर भी बहुत ही मंथन ये मुझे लगता है होता हुआ दिखता है कि किन किन को चुना जाएगा प्रस्तावों के तौर पर। नहीं, मुझे देखिए, हमने बहुत सारे आयोजन देखे, प्रस्तावक का भी देखे हैं पिछले 2 चुनावों में। देखिए, जब पार्लियामेंट हाउस बना तो जिन लोगों ने पार्लियामेंट बनाने में भूमिका निभाई थी, तो उन लोगों को वहाँ पर उनको स्पेशली जिस दिन उद्घाटन हुआ था तो उनको बुलाया गया था। बिल्कुल, हम और तस्वीरों भी देख सकते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री का कलेक्ट्रेट ऑफिस से, वाराणसी से यहाँ पर तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। गणेश्वर शास्त्री जी, प्रधानमंत्री। मैं नरेंद्र दामोदर मोदी लोकसभा में स्थान करने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ। ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर मोदी लोकसभा में स्थान करने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ। ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।
मैं मंत्री के नामांकन की लोकसभा में स्थान करने के लिए कलेक्ट्रेट वाराणसी से तस्वीरें और तीसरी बार नामांकन दाखिल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के आज कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और आज वो नामांकन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल करते हुए उनके साथ उनके प्रस्तावक के तौर पर गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ और बैजनाथ पटेल। मदन मोहन जयराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और सभी की निगाहें इस बार भी थी कि कैसे अपना नामांकन ये भरेंगे, कौन होंगे वो प्रस्तावक। और प्रस्तावक के तौर पर हम इस बार देख रहे हैं कि यहाँ पर जो काफ़ी अहम होते हैं, यहाँ पर पंडित ज्ञानेश्वर शास्त्री जी मौजूद हैं, साथ ही बैजनाथ पटेल जी को भी हम देख रहे हैं। संघ के पुराने और समर्पित कार्यकर्ता वो रहे हैं। तो किस तरह से आप देखते हैं कि ये भी एक यहाँ पे जो संदेश देते नजर आते हैं प्रधानमंत्री अपनी हर एक गतिविधि के साथ? नहीं, मैंने हमेशा ये नोट किया कि जब भी कोई बड़ा आयोजन वो करते हैं तो जो निचले तबके का कार्यकर्ता है, चाहे वो निचले तबके का व्यक्ति है, उसको हमेशा सम्मान देते हैं। जो सबका साथ सबका विकास की बात कहते हैं वो भी इस बात पे लागू होती है। जैसे हमने देखा कि पार्लियामेंट की जब नई बिल्डिंग बनी थी, जो मजदूर थे वहाँ पे, उनको वहाँ पे बुलाया गया था, जो उसका उद्घाटन हुआ था। इसी प्रकार हमने देखा 26 जनवरी जब गणतंत्र दिवस समारोह हमारा होता है तो वहाँ पर बहुत सारे सफाई कर्मचारी और दूसरे जो एक निचले तबके के लोग होते हैं उनको वहाँ पर बुला के और सम्मान के साथ उनको पहली सीट पर बिठाया जाता है, उनके लिए सीटें रिजर्व की जाती हैं। इसी प्रकार मैंने कई और कार्यक्रमों में देखा था कि पिछली बार जो उनके प्रस्तावक थे उसमें भी काफ़ी लोग इस तरह के थे जो एकदम बहुत ही एक अंतिम छोर के व्यक्ति थे, तो उनको सामने ला के एक प्राथमिकता के साथ अपना प्रस्तावक बनाना या उनको एक मंच पर सम्मानित करना, तो ये दर्शाता है कि आप हर व्यक्ति को साथ लेके चलने की मंशा रखते हैं। जैसे सबका साथ सबका विकास, ये बीजेपी का एक स्लोगन भी है और वो सिर्फ स्लोगन नहीं है, तो उसको चरितार्थ करके भी दिखाया जा रहा है और ये प्रधानमंत्री के स्तर पर हो रहा है और खुद वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री खुद ये कर रहे हैं तो उनकी पार्टी के लोग, उनके सरकार के दूसरे मंत्री वो भी उसको फॉलो करते हैं, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जो कि राम जन्मभूमि की जो पूरी प्रतिष्ठा हुई भगवान श्री राम की, वहाँ भी उन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई और मुहूर्त के तौर पर जो समय उन्होंने निश्चित किया था, संपूर्ण प्रक्रिया में वो बहुत ही तन्मयता के साथ शामिल रहे और काशी के विद्वत जनों में गिने जाते हैं। हालांकि वो तमिलनाडु से आते हैं, द्रविड़ अपने साथ अपने नाम के साथ लगाते हैं और वो आज मुख्य प्रस्तावक के तौर पर प्रधानमंत्री के साथ पहुँचे और उन्होंने आज नामांकन प्रक्रिया में हिस्सा लिया और साथ ही साथ बैजनाथ पटेल जो कि ओबीसी समाज से आते हैं और संघ के पुराने और समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, तो संघ के कार्यकर्ताओं को भी साथ में लेकर के चलना, साथ ही साथ काशी जिसके लिए जाना जाता है अपनी विद्वता के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए और एक प्रतीक के तौर पर ज्योतिष के प्रकांड विद्वान के तौर पर काशी जिसे आज जानती है शास्त्री जी को, वो आज मुख्य प्रस्तावक के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ नजर आए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार आज सुबह से ही सभी कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री के साथ रहे। आज काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन के समय भी वो वहाँ पर मौजूद थे। अश्विनी हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। राम मंदिर की प्रतिष्ठा के दौरान भी आपने गणेश्वर शास्त्री जी को देखा और आज एक प्रस्तावक के तौर पर क्या संदेश निकलता है आज इस नामांकन प्रक्रिया से? निश्चित तौर से अजय अगर देखें तो पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ सबसे समादृत और सबसे ज़्यादा बड़े ज्योतिषी और प्रकांड विद्वान माने जाते हैं। समूचे काशी में और समूचे विद्वत परिषद में और समूचे संस्कृत के विद्वानों में इनका विशेष स्थान है। अगर बात राजनीतिक संकेत की करें तो द्रविड़ घनपाठी वेद घनपाठी ब्राह्मण परिवार से आते हैं। दक्षिण के जो ब्राह्मण परंपरा है उसमें सर्वोच्च ब्राह्मण परंपरा से ही आते हैं। भाजपा का सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो दक्षिण पर इस बार रहा, क्योंकि दक्षिण भारत से जो सीटों को और ज़्यादा संभावना वो तलाश रहे थे कि किस तरीके से तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों में अपना जनाधार बढ़ा सके, क्योंकि
भाजपा का दक्षिणा पथ अभियान जो था वो कहीं ना कहीं कर्नाटक तक सिमटा हुआ था। राजनीतिक रूप से अगर देखें तो आपकी उत्तर और दक्षिण को साधने और जोड़ने की कोशिश है। अगर सांस्कृतिक रूप से आप देखें तो जो शुरुआत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद अभिनव प्रयोग किया काशी तमिल संगमम का, इसी तरीके का सोमनाथ तमिल संगमम गुजरात में किया गया। जो उत्तर दक्षिण की जो खाई थी, जो कहीं आर्य और द्रविड़ की खाई थी, जो सो कॉल्ड ऐसे नैरेटिव चलाए जाते थे, वो भी ध्वस्त किए जाने का साक्षात प्रमाण है जिस तरीके के यहाँ पर सांस्कृतिक आयोजन किए गए। हाँ, इस सांस्कृतिक आयोजनों को जो राजनीतिक फल और फलीभूत होंगे वो विशिष्ट तरीके से देखना होगा कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से लाभ मिलता है। और एक चीज़ बताएं, अगर पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी की अगर बात करें तो कल भी हमने उनसे जब बात की तो आज उन्होंने बताया कि जो मुहूर्त है वो अभिजीत मुहूर्त है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करेंगे। आनंद योग है, सर्वार्थ सिद्ध योग है, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला योग है। और इस समय में किए गए कार्य व्यक्तिगत रूप से तो फलीभूत होते हैं, साथ ही साथ नेतृत्व मिलने पर सभी संकटों को समाप्त करने वाला योग बनता है। तो निश्चित तौर से अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ और बैजनाथ पटेल को अपना प्रस्तावक बनाया तो इसमें हमारी उस परंपरा को भी कहीं ना कहीं हम नतमस्तक करते हैं, जहाँ पर हम विकास और विरासत की बात करते हैं, समाज को हम जोड़ने की बात करते हैं, जिस हमारा ऐसा समाज जो कि सबको समेकित और समग्र रूप में लेके चलता है। जब हम ये कहते हैं संगच्छध्वम संवर्धध्वम समो मदान से जानताम, जो हमारे वेद वाक्य हैं, तो किसी भी तरीके से जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास का जो राजनीतिक प्रयोग है वो यहाँ पर दिखता है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम एक समग्र समावेशी नेता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचते हैं। एनडीए का पूरा कुनबा यहाँ पर है। तो राजनीतिक रूप से अनेक परिणाम, राजनीतिक रूप से अनेक यहाँ से निष्कर्ष जाते हैं और क्या कुछ इसके फलीभूत निष्कर्ष निकलेंगे वो जनादेश में पता चलेगा जब गिनती होगी। लेकिन उत्तर दक्षिण के जो खाई थी वो भी कहीं ना कहीं पड़ती हुई दिख रही है। जब उत्तर भारत से पश्चिम भारत के जन्म लिए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से आकर काशी को अपनी कर्मभूमि बनाते हैं और यहाँ पर उनके प्रस्तावक दक्षिण भारत से 4 पीढ़ी से यहाँ पर अपने को समाहित कर दिए जाने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री बनते हैं। अजय, लेकिन अश्विनी, आपको वो तस्वीरें भी याद होंगी जब 2019 के अर्धकुंभ में जब अचानक प्रधानमंत्री ने चरण प्रक्षालन किया और सभी को आश्चर्यचकित कर दिया निषाद समाज का, और आज देखिए फिर से ओबीसी समाज के बैजनाथ पटेल उनके साथ में हैं। ये जो आपने एक बड़ी बात कही कि विकास तो ठीक है, वो तो हर जगह करते ही हैं, लेकिन सभी जातियों को साध करके एक साथ सबको लेकर के चलना, ये प्रधानमंत्री मोदी की नीति के केंद्र में है और किसी को भी नाराज नहीं करते और सभी को उचित सम्मान जो समाज में मिलना चाहिए। वो दृश्य भी आपको याद होंगे जब काशी कॉरिडोर के निर्माण के बाद श्रमजीवियों पर उन्होंने पुष्प वर्षा की थी। तो ये भी एक उनके व्यक्तित्व को दिखाता है और शायद जनता भी इस बात को समझ रही है बहुत अच्छी तरीके से कि वो जो पहले केवल जाति की राजनीति होती थी, जातियों को साधना तो सबके साथ सबका विकास के साथ में पीएम मोदी रखते ही हैं और उसके साथ साथ विकास के नए मंत्र को लेकर भी आगे चल रहे हैं। निश्चित तौर से अजय, देखिए, जातियों को साधना, जातियों की राजनीति करना, जातियों की राजनीति से कुर्सी हासिल करना और उस कुर्सी का उपयोग अपने परिवार के लिए, अपने वंशवृक्ष के लिए, अपने हित कुटुंब और मित्रों के लिए प्रयोग करना, ये राजनीतिक दलों का उत्तर प्रदेश और बिहार में स्ट्रगल है। इतिहास इसका गवाह है, जनादेश इसका गवाह है। पीढ़ी की पूरी ऐसे कुनबे तैयार हुए हैं जातीय आधार पर उत्तर प्रदेश और बिहार में, जो कि विशिष्ट जात का वोट बैंक की राजनीति करते हुए उन्होंने जातीय समीकरणों को साधते हुए यहाँ पर सत्ता भी हासिल की। लेकिन इन सब से अगर देखें, सामाजिक चेतना जगाने की बात, सामाजिक रूप से सम्मान देने की बात, सामाजिक रूप से उनको स्थापित करने की बात, सामाजिक रूप से उनको जो कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से नहीं कहेंगे लेकिन जो राजनीतिक अस्पृश्यता कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की अनेक वर्गों के प्रति थी, जो गुटबंदी थी, उसको भी समाप्त करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जब वो पांव पखारते हैं स्वच्छाग्रहियों का, जब वो श्रमजीवियों का सम्मान करते हैं, जब वो काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रमजीवियों का सम्मान करते हैं और अयोध्या के